नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, जिसे लेकर के दिल्ली में इतनी गहमा-गहमी मची हुई है। आज हम लोग जानेंगे कि वाकई में ये किसान बिल क्या है, फार्म्स बिल क्या है, कितनी इसमें सच्चाई है, इसके तथ्य और सत्य दोनों पहलू के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसे कहा जा रहा है कि जब यह बिल जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही खारिज कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या तुरंत इसे खारिज कर सकता है क्या? तो ये सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिल क्या है। तो यहाँ एक बिल नहीं है, ये 3 बिल के बारे में चर्चा हो रही है। ये जो तीनों बिल हैं ये सितंबर में, ठीक है ना, सितंबर 2020 में ये अध्यादेश के माध्यम से 3 बिल पारित किए गए। इसमें है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जिसे हिंदी में कहते हैं कृषि उपज बाजार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, ठीक है। और जो दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, इसे कहते हैं कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। जो तीसरा है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है एक्ट 2020, जिसे कि 1955 में बनाया गया था। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों बिल के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाकई में स्थिति क्या है। तो इसमें देखिए पहला जो बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जिसे हिंदी में कहेंगे कृषक उपज बाजार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम। तो यहाँ देखिए नाम से ही पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे कृषक उपज बाजार और वाणिज्य सरलीकरण और संवर्धन अधिनियम है। तो इसके अंतर्गत जो है इन सभी चीजों को रखा गया है। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि बस केवल कृषि को रखा गया है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत कृषि, इसके साथ ही साथ में जो फूल उपजाने का काम जो करते हैं बागवानी, उसे भी रखा गया है। मछली पालन जो करते हैं मछली, इसको भी रखा गया है। डेयरी से संबंधित जितने भी हैं दूध के संबंधित है उसे भी रखा गया है, और पशुपालन इसको भी रखा गया है। तो इस एक्ट को समझने से पूर्व जो पहले की स्थिति है उसे समझना चाहिए हम लोग को। तो पहले क्या होता था कि जितने भी किसान रहते थे वो जो भी उपज करते थे उसे जो है वो कृषि उत्पाद बाजार समिति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी, आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। एपीएमसी में अपना माल जाकर के बेच देते थे किसान। तो किसान का क्या था कि हर स्टेट में एपीएमसी हुआ करता था और वहीं पे वो अपना माल बेचते थे। और वहां पे अड़हतिया होते थे। ये लोग जो अड़हतिया हैं वो मंडी में बैठते थे। अभी लाइसेंस धारी हुआ करते थे, ठीक है ना, तो इनके पास लाइसेंस हुआ करता था। और इन्हीं लोग जो है मतलब माल जो है किसान से डायरेक्ट खरीदते थे और फिर इन्हीं लोग जो है वो दूसरे जगह पे बेचते थे। इनका कमीशन भी होता था, 2.5% इनका कमीशन भी होता था। यहाँ पे बोली लगाया जाता था। बोली के द्वारा जो जितनी अधिक बोली लगाता था उसके आधार पर अड़हतिया जो है माल खरीदता था। इस प्रकार जो अड़हतिया होते थे वो मंडी में बैठते थे और माल अपना खरीद लेते थे। ये जो है लाइसेंस धारी हुआ करते थे। और नहीं तो किसान के पास एक और चीज थी कि किसान जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जिसे एफसीआई कहा जाता है, एफसीआई, यहाँ पर अपना माल उन लोग बेचते थे। यहाँ पर जो है एमएसपी, एक होता है एमएसपी। एमएसपी का मतलब हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब हुआ कि एक न्यूनतम मूल्य यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाता था और उसी के आधार पर कोई भी कृषक अपना माल जो है एफसीआई में बेचते थे। मान लीजिए कि यहाँ पर रेट जो है 1500 रुपए, तो 1500 रुपए में ही वो जो एफसीआई वाले जो है वो इसके आधार पर ही वहां पर माल खरीदेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता था कि जब किसान जो है एफसीआई के पास जाते थे तो फिर वहां पे बोलते थे कि हमारे पास जो गोदाम है उसमें रखने की सुविधा नहीं है, पूरा माल भर गया है। उन्हें बहुत तरह तरह की परेशानियां होती थी। तो इस कारण इन परेशानियों से बचने के लिए किसान जो है वो किसी और बिचौलिए से या इधर उधर थोड़े कम रेट में ही, मान लो 1500 नहीं मिला तो 1000 रुपए में ही अपना माल बेच करके वहां पे वो चले जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल 6% किसान, केवल 6% जो किसान हैं बस वही अपना माल जो है एफसीआई में बेच पाते थे, बाकी लोग नहीं बेच पाते थे। तो इस कारण से यह जो एक्ट लाया गया, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ये जो लाया गया इसी से बचने के लिए लाया गया कि कोई भी किसान जो है अब ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी, मतलब एपीएमसी के अलावा भी बाहर भी बेच सकता है। मतलब पहले कोई भी किसान बस केवल एपीएमसी में ही अपना माल बेच पाता था। हर राज्य का अपना एपीएमसी होता था और वहीं पे ही उसे माल बेचना है, दूसरा जगह वो नहीं जा पाता था। तो अब इस
एक्ट के माध्यम से वो बाहर बेच सकता है। साथ ही साथ में अब क्या हुआ कि इंटर स्टेट मतलब कोई भी किसान जो है वो इंटर स्टेट मतलब बाहर के राज्यों में भी अपना माल बेच सकता है। पहले क्या था कि उसे वहीं पे ही बेचना पड़ता था। ऑनलाइन ट्रेडिंग, अब ऑनलाइन ट्रेडिंग भी किया जा सकता है। यदि कोई बाहर का जो माल है वो अपने मोबाइल के जरिए या जिस भी माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग करे तो अपने माल को तुरंत का तुरंत बेच सकता है। नो स्टेट टैक्स, और साथ ही साथ में अब जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माल जाएगा तो वहां पे कोई स्टेट टैक्स मतलब अब वहां पे उसे नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ में दिया गया है कि जो भी डिस्प्यूट आएगा, अब जो भी उससे संबंधित जो भी डिस्प्यूट आएगा उसका सेटलमेंट जो है वो एसडीएम के थ्रू किया जाएगा। एसडीएम जो है एक कमेटी बनाएगी। कमेटी में पहले समझौते के माध्यम से उन्हें समझौता करने की कोशिश किया जाएगा। उसके बाद नहीं तो फिर यदि मान लीजिए समझौते से बात नहीं बनती है तो एसडीएम के द्वारा सुलझाया जाएगा, और 1 महीना के अंदर यदि नहीं सुलझाया जाता है, नहीं होता है, तो फिर इसको कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। उसके बाद कलेक्टर को 1 माह के अंदर ही उस जो भी विवाद है उसका निपटारा करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो देखने से लग रहा है कि बस यहाँ पे सिर्फ अच्छाई अच्छाई है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है उसको देखते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इससे क्या होगा कि एपीएमसी ये लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। एपीएमसी खत्म क्या हो जाएगा कि इससे क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जब दूसरे स्टेट में जाके बेच रहा है माल तो वहां पे एपीएमसी का महत्व उतना अधिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या है कि एपीएमसी के चलते बहुत सारी सुविधाएं भी लोगों को प्राप्त होती है। बहुत सारे उसमें भी रूल रेगुलेशन है जिससे कि लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती है, किसानों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो वहां पर हट जाएगा। अब क्या है कि प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी। प्राइवेट मंडियां आ जाने से धीरे धीरे जो है ना, ये तो सरकारी मंडी हो गई है, तो प्राइवेट मंडियों के आ जाने से एपीएमसी का महत्व जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, या हो सकता है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ में इसे जुडिशियल सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, मतलब जो भी झगड़े होंगे वो एसडीएम और कलेक्टर ही निपटाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी एसडीएम या कलेक्टर जो इस तरह की जो भी संस्थाएं रहती हैं वो वहां पे राजनीतिक दलों से बहुत अधिक प्रभावित रहती हैं, और जो जुडिशरी होता है वो थोड़ा राजनीति से प्रभावित कम होता है। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि इससे संबंधित जितने भी विवाद आए तो इसे जुडिशरी का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरा है कि इसमें कोई रेगुलेशन की बात नहीं हो रही है। मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर के माल खरीदता है, कुछ करता है, तो बस वो सिर्फ अपना पैन कार्ड ही दिखा देगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे भी सिक्योरिटी के रूप में कुछ न कुछ मनी या कुछ अपना डिपॉजिट करना चाहिए, ताकि जो किसान है उन्हें लगे कि हाँ चलो हम सुरक्षित हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आएगा बस पैन कार्ड को आधार पर दिखा के उन भोले भाले लोगों को ठग सकता है। अब अगला देखते हैं, दूसरा जो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरमेंट एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, जिसे हिंदी में कहा गया है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। ये सभी जो अधिनियम है, ये सभी जो बिल्स हैं वो सितंबर में ही पारित किए गए थे। तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बढ़ावा देने की बात कही जा रही है कि इसमें जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। एक एग्रीमेंट होना चाहिए किसके बीच, वो फार्मर के बीच और स्पॉन्सर के बीच। फार्मर और स्पॉन्सर के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये जो एग्रीमेंट है उसका पीरियड जो है वो 5 साल तक होना चाहिए। 5 साल तक होना चाहिए। इस अगला है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में है कि केंद्र सरकार जो है वो फॉर्मेट बना सकती है। केंद्र सरकार फॉर्मेट बना सकती है। तो यहाँ पर बना सकती है नहीं होना चाहिए, बनाना ही होना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी भी लिखने की गुंजाइश छूट जाएगी तो किसानों को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। फॉर्मेट में क्या होना चाहिए कि जो लिखा है सब में लिखा रहेगा, बस उसका पीरियड मतलब जो समय है उस समय के लिए प्लेस होना चाहिए, और साथ ही साथ में जो भी सामान है, जिस सामान को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस कृषि उपज की के बारे में बात की जा रही है, इस कृषि उपज के बारे में होना चाहिए। तो वो बस एक फॉर्मेट होना चाहिए और उस फॉर्मेट के अंतर्गत ही सबको काम करना चाहिए। अगला है प्राइस फिक्सिंग। प्राइस फिक्सिंग में प्री फिक्सिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए कोई भी किसान जो है कुछ भी अनाज बोता है या कुछ भी बोता है तो उसका प्राइस पहले ही फिक्स हो जाना चाहिए कि वो इतने में बेचेगा। मान लीजिए बहुत बार क्या होता है कि कोई किसान आलू लगा रहा है तो उस समय आलू का रेट जो है वो 1500 रुपए है। ठीक है, लेकिन जब वो आलू उसके खेत से बाहर निकलती है उस समय उसका रेट जो है बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए कि उसका रेट जो है 800 हो जाता है, तो उसे बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्पॉन्सर रहेगा उसके साथ पहले से ही मतलब प्री फिक्स प्राइस हो जाएगा कि मैं जो हूँ आलू आपको
1500 रुपए में ही दूंगा। तो जब आलू निकलता है तो किसान को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरी आलू जो है वो कितने में बिकेगी। उसका पहले जो प्राइस है वो फिक्स है कि वो 1500 में ही बिकेगी। साथ ही साथ यदि मान लीजिए इसका उल्टा होता है कि इसका प्राइस जो है वो 2000 बढ़ जाता है, ठीक है, 2000 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसका प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ में जो डिलीवरी पेमेंट है, मतलब उसे कब होना चाहिए, तो मिनिमम 3 दिन के अंदर में, मतलब 3 दिन के अंदर में जो भी किसान जो है जब वह उसका डिलीवरी दे देता है, आपूर्ति कर देता है, तो उसका पेमेंट 3 दिन के अंदर होना चाहिए। इसमें फार्मर्स लैंड के अंतर्गत जितने भी किसान हैं उनकी जमीन जो है गिरवी नहीं रखी जाएगी। साथ ही साथ में उसमें कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जाएगा। कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया जाएगा कब तक, जब तक कि ये दोनों की जो मतलब फार्मर है और स्पॉन्सर है, जब तक इनकी सहमति नहीं हो जाती तब तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि दोनों की सहमति यदि हो जाती है, कंडीशन अप्लाई रहेगा, तो कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर उसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ में फोर्स मेजर है, मतलब क्या है, यदि मान लीजिए कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, चाहे कुछ ऐसा हो गया जिसमें किसान उत्पाद नहीं कर पाया, तब उसे जो है उसमें थोड़ी छूट दे दी जाएगी। और इस अधिनियम के अंतर्गत भी जो भी विवाद होगा उसका सेटलमेंट एसडीएम और कलेक्टर के ही माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पे अब देखिए इसका डिसएडवांटेज देखते हैं तो पता चल जाएगा। बस वही बात यहाँ पे भी आ रही है कि कोर्ट, यहाँ पर भी कोर्ट को लाना है, क्योंकि जो एसडीएम है पहले वो समिति बनाएगा, फिर उसके बाद यदि नहीं होता है तो फिर खुद सुलझाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद फिर कलेक्टर के पास भेजेगा। और यहाँ पे जो है ये सभी जो है वो राजनीतिक दबदबे से प्रभावित रहते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट को भी एंट्री बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर न्याय अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है कि मार्केट रेट का जो बेनिफिट है, जैसे मार्केट रेट जैसे मान लीजिए कि बढ़ गया, जैसे मैं बताई कि 1500 से मान लीजिए यहाँ पर फिर 2000 हो गया, तो यहाँ पर फिर उसका बेनिफिट भी इसको मिलना चाहिए। लेकिन एक बार होता क्या है कि जब एक बार 1500 में कर दिए तो फिर 1500 में ही बिकेगा, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में रेगुलेशन, मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नियम होने ही चाहिए। जैसे मान लीजिए जो स्पॉन्सर है बस केवल पैन कार्ड दिखा करके और यहाँ पे कर ले रहा है, तो उन लोग के लिए भी कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए, कुछ सिक्योरिटी मनी होनी चाहिए, तो जमा करें जिसके आधार पे हो। साथ ही साथ में एमएसपी निर्धारित हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि अभी के समय में तो हो सकता है कि उन लोग बहुत अच्छा रेट दें, बहुत अच्छा करें, लेकिन धीरे धीरे इसमें मोनोपोली भी आ सकती है, फिर अल्पतंत्र का भी प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है एक एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो निर्धारित कर देना चाहिए, और इसके आधार पर ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात होनी चाहिए कि इसके नीचे वो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना एमएसपी की बात अभी तक नहीं की है, तो उसे इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए कि यहाँ पे एमएसपी निर्धारित कर दिया जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं, ये है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि देखिए ये जो बना है, ये अधिनियम जो बना है वो 1955 का ही है। देखिए इस समय में स्थिति बिल्कुल अलग थी। इस समय में क्या था कि यहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अन्न की बहुत अधिक कमी थी, इस समय में अन्न की बहुत अधिक कमी थी। तो यह अधिनियम उस समय बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है ना अन्न का भंडारण, स्टोरेज जो है नहीं करेगा इस समय में जब बनाया गया था। तो लेकिन अभी स्थिति धीरे धीरे बदल चुकी है, अभी अन्न की उतनी अधिक कमी नहीं है। तो अभी लोग जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब की भी बातें अभी चलती रहती हैं। तो इस आधार पर इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकताएं है ही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अब जो है इस भंडारण, मतलब ये जो है भंडारण, मतलब जो है अब जो है भंडारण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसके आधार पर अब कोई व्यक्ति भंडारण कर सकता है। लेकिन यदि युद्ध की स्थिति आए, ठीक है ना, युद्ध की स्थिति है या आपातकाल है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा है, तो ऐसी स्थिति में वो भंडारण नहीं कर सकता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति भंडारण कर सकता है। बहुत बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई सामान अभी कोई भी कृषि उपज मान लीजिए कि अभी इतना रेट में है, 6 महीने बाद उसका रेट बढ़ जाता है, तो आदमी क्या करता है कि भंडारण नहीं कर सकता, उसे एनी हाउ कैसे न कैसे उसको निकालना पड़ता है। लेकिन क्या है कि यदि उसे लगे कि नहीं मैं 6 महीना तक ऐसे माल को रखूं उसके बाद बेचूं तो उसे अच्छा दाम मिलेगा, तो अब वो काम को कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, युद्ध, अकाल और प्राकृतिक आपदा, ये 3 के समय में भंडारण का काम जो है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन
सरकार जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में उस पर रोक लगा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भंडारण करेगा ही करेगा, अभी जो है भंडारण की अनुमति दे दी गई है तो भंडारण करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को यदि लगता है कि युद्ध भी नहीं है, अकाल भी नहीं है, प्राकृतिक आपदा भी नहीं है, तो यहाँ पर तो नियम दिया गया है कि ये तीनों में ही सरकार रोक सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में भी सरकार रोक सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन क्या हो सकता है कि यदि सरकार देखती है कि एक साल के अंदर में ही यदि किसी सब्जी के या फिर किसी फ्रूट्स के दाम जो है, फल के दाम जो है 100% बढ़ गए, तो जो है सरकार उसके भंडारण पर रोक लगा सकती है। या फिर यदि देखती है कि किसी भी अनाज में 50%, ठीक है ना, 50% की वृद्धि बढ़ गई है, यदि सरकार को ऐसा लगता है तो इसके भंडारण में वो रोक लगा सकती है। तो ये हुआ कि भंडारण अब हम कर सकते हैं, इन स्थितियों को छोड़ करके हम भंडारण कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि मान लीजिए रोक लगाने वाली जो बात है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन की जो बात हो रही है, इसमें भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में सरकार रोक लगा सकती है, लेकिन दो मामले में रोक नहीं लगाएगी सरकार। कब नहीं लगाएगी? यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास मशीन है, उसकी मशीनी क्षमता ही इतनी है कि उसे इतना स्टोर करके रखना ही है, तो जब कोई व्यक्ति मशीनी क्षमता के आधार पर किसी चीज का स्टोरेज कर रहा है तो उसे जो है रोक नहीं लगाएगी। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति निर्यात का काम करता है, एक्सपोर्ट का काम करता है, तो उसे तो उतना रखना ही पड़ेगा, तो फिर उसे भी रोक नहीं लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखें ये 3 बिल है और 3 बिल में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, इस सब को हम लोग चर्चा कर लिए। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि सबसे पहले बड़ी बात ये आ रही है कि पता नहीं इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी भी देखिए कि जो भी सरकार जो सत्ता में होती है और जो विरोध में, विपक्ष में जो बैठती है, तो सत्ता में सरकार जो भी काम करती है तो विपक्ष सरकार उसका विरोध करती है। आप कभी भी देख सकते हैं कि सरकार आज जो काम कर रही है, यही सरकार जब कुछ विरोध में, विपक्ष में बैठी रहेगी तो इसका इसी चीज का विरोध करती रहती है। तो अब यहाँ पे इस चीज का विरोध क्यों किया जा रहा है ये तो आप खुद समझ सकते हैं। इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ही ये मुद्दा पहुंचेगा तो वहां पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। तब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे खारिज कर सकता है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज को खारिज करता है तो किस आधार पर करता है? यदि वो मौलिक अधिकार से असंगत हो, यदि वो मौलिक अधिकार से असंगत हो। तो हम लोगों ने अभी तीनों बिल के बारे में चर्चा की, तो वहां पे असंगत जैसी बात कोई नहीं लगी, वो मौलिक अधिकार से कुछ भी यहाँ पे संबंध नहीं है, तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है। दूसरा, असंवैधानिक, तो ये संविधान को भी असंवैधानिक बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अस्वीकार करने वाली इस मुद्दे पे भी बात नहीं है। तीसरा है राज्य की विधायी शक्ति का अतिक्रमण। यहाँ पर अब ये देखना है कि राज्य की विधायी शक्ति का अतिक्रमण हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जब भी कोई नियम बनाया जाता है तो संघ सूची, इसमें केंद्र के द्वारा, राज्य सूची, राज्य के द्वारा, समवर्ती सूची में दोनों को। तो यहाँ पे जो कृषि से संबंधित जो बातें हो रही हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो बातें हो रही हैं, तो ये तो राज्य सूची की विषय है, ठीक है ना, इस पर राज्य सरकार को बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ही कृषि से संबंधित जो उसके उपज, उसकी बिक्री, उसकी खरीद, उससे संबंधित सभी नियम जो है राज्य सरकार बनाएगी। तो ये बहुत हद तक सही है। परंतु जब 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उन्होंने वो पहले ही समझ लिए थे कि यदि ये नियम रहा इस तरह से तो लैंड रिफॉर्म की बात हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए उन्होंने तीसरे संशोधन में, ठीक है, तीसरे संशोधन में 1954 में तीसरे संशोधन में 33 एंट्री की, ठीक है ना, उसके द्वारा में 33 एंट्री की, इसके द्वारा अब समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है ना इस विषय को, कृषि को रख दिया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अब संघ सरकार भी जो है वो कृषि से संबंधित जो है नियम बना सकती है। कृषि से संबंधित नियम मतलब उसके उत्पाद से संबंधित, उसके विक्रय से संबंधित, सभी से उससे संबंधित नियम जो है वो बना सकती है। साथ ही साथ यह कह दिया गया कि जो भी संघ सरकार के द्वारा, संघ के द्वारा जितने भी नियम बनाए हुए रहेंगे वो राज्य के द्वारा जो बाध्यकारी रहेंगे, मतलब राज्य उसके ऊपर कोई भी नियम नहीं बना सकता, संघ के द्वारा बनाए हुए नियम को उसे मानना ही पड़ेगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि राज्य का अतिक्रमण भी यहाँ पे नहीं हुआ। ये जो है समवर्ती सूची का विषय हुआ, मतलब संघ सरकार भी इसके अंतर्गत नियम बना सकती है। और सबसे अधिक बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जब भी कोई जो है मामला पहुंचता है या कोई भी एक्ट, अधिनियम पहुंचा, तो वो किसी भी चीज को मान लेता है, सबसे पहले वो मान लेता है कि वो जो है संवैधानिक है। ठीक है ना, सबसे पहले तो मान ही लेता है कि ये संवैधानिक है।
यदि मान लीजिए संवैधानिक कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि वो संवैधानिक नहीं है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति यदि कहता है कि संवैधानिक नहीं है, तो फिर उसे ही सिद्ध करना होगा कि वो संवैधानिक नहीं है, उसे साबित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इन सभी के आधार पर देखते हैं कि ये तो ऑलरेडी संवैधानिक है, तो यहाँ पे असंवैधानिक होने की बात ही नहीं है। अब हो गई इसकी प्रक्रिया, यदि कहेंगे कि इसकी प्रक्रिया इस तरह से थी कि इसके आधार पर असंवैधानिक हो जाए, क्योंकि मतलब कोई भी जब नियम पारित हो जाता है तो पहले क्या है कि पहले जो है वो लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, ठीक है ना, उसके आधार पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि बहुत आसानी से जो वर्तमान सरकार है, बहुत आसानी से फेयरली जैसे पारित नहीं है कि इस चीज को हम लोग सब कुछ जान रहे हैं। लोकसभा में तो आसानी से पारित हो गई, क्योंकि वहां पे भाई उनकी मेजोरिटी है। राज्यसभा में यहाँ भी मेजोरिटी है, लेकिन कुछ की कमी तो हो ही रही थी, लेकिन राज्यसभा में क्या है कि वहां पर वॉइस वोट के द्वारा करवा दिया गया, वॉइस वोट के द्वारा करवा दिया गया। तो इसके आधार पर यह तथ्य थोड़ा बनता है कि उन लोगों को जो है वो अपने जगह पे नहीं थे, वहां से उन लोग वोटिंग नहीं किए, जितने भी सांसद थे। तो कोरोना के चलते उन लोग अपने प्लेस से क्या है कि थोड़ा दूरी दूरी डिस्टेंस बना के बैठे हुए थे, इस कारण से उस तरह से मतदान कराना भी वहां आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वॉइस वोट के द्वारा करवाया गया। यदि सरकार चाहती तो इसको जो है संयुक्त बैठक बुला करके और फिर उसको फिर बहुमत से उसको पारित करा सकती थी, या फिर साथ ही साथ इसे कमेटी को भी भेजना था। यदि मान लीजिए बहुमत नहीं मिल रहा है तो इसे कमेटी को भेजना चाहिए था, तो यहाँ पर भी किसी कमेटी को भी यहाँ पर नहीं भेजा गया, इसे फिर बस इसी तरह से पारित करा दिया गया। लेकिन समहाउ यदि हम लोग देखते हैं कि यह नियम जो है पूरी तरह से किसान के फेवर में ही है, और निश्चित रूप से जब कोई नया नियम बना करके लाया जाता है तो थोड़ी बहुत तो उसको जब एडजस्टमेंट करने में, थोड़ी बहुत चेंजिंग उसको स्वीकार करने में थोड़ा तो समय लगता ही है। साथ ही साथ यदि सरकार इन सभी चीजों पर ध्यान दे जिसके बारे में बताया गया है, जो इसका डिमेरिट जो बताया गया है, डिसएडवांटेज जो बताया गया है, तो उसके बारे में भी जैसे मान लीजिए सरकार कह दे कि एपीएमसी जो है खत्म नहीं होगा, ये भी साथ में रहेगा, साथ में जुडिशियल सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ में बहुत सारे इसमें भी ऑल रूल रेगुलेशन जो स्पॉन्सर है उनके रूल रेगुलेशन की व्यवस्था की जाएगी। यदि इस तरह से किया जाए तो नियम बहुत ही अच्छा है और किसानों के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद है। साथ ही साथ में और भी कृषक के तरफ जो है बहुत ही अधिक रुझान आएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि यदि मान लीजिए कोई भी चीज जो है 40 रुपए में यदि कोई भी चीज बाहर में बिक रही है तो किसान को बस केवल 6 रुपए ही जाता है। बाकी जितने भी पैसे हुए, जितने भी रुपए हुए बीच में, जो 34 रुपीज हुए, ये सिर्फ बाहरी लोग ही इसका फायदा ले पाते हैं। यदि और किसी भी कृषि वाले कंट्री में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कि 34 जो है कृषक के पास ही चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कृषि से संबंधित आंदोलन लाना तो बहुत जरूरी ही था। जरूरी क्यों था कि कृषि, हमारा देश जो है ना कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर उतनी बात नहीं हो पा रही है जैसे कि होनी चाहिए। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, यदि हम देखें 1950 के बाद तो जो कृषक हैं, कृषक की आमदनी कितनी बढ़ी है, तो कृषक की आमदनी जो है वो केवल 28% ही बढ़ी है, ठीक है ना। यदि इसकी तुलना में यदि हम देखें अन्य जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उसकी आमदनी यदि हम मोटा मोटी देखें तो 150 से लेकर के 200% तक, 150 से 200% तक उनकी आमदनी बढ़ी है। और इनकी आमदनी मोटा मोटी देखिए तो 20 से लेकर के 30% तक इनकी आमदनी जो है बढ़ी है। तो यहाँ पे स्थिति इनकी बहुत अभी भी खराब है। हालांकि हमारे जीडीपी को स्थिर रखने में इनका ही बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन स्थिति इनकी बहुत खराब है। गरीबी का सामना इन्हें बहुत अधिक करना पड़ता है। इस कारण आप देख ही रहे होंगे कि कितना अधिक जो किसान लोग हैं उन लोग आत्महत्या भी करते हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बहुत बड़ा कानून ला करके इस चीज को बनाना ही पड़ेगा ताकि कृषकों की स्थिति बहुत अच्छी हो सके। साथ ही साथ में सरकार को हम यह भी ध्यान रखना है कि मतलब एक संकट से बचने के लिए हम लोग कोई दूसरे संकट में न घिरे। मतलब वहां पे भी कोई अल्पतंत्र, वहां पे भी कोई नया अल्पतंत्र, मतलब कुछ लोगों के हाथ में ही वहां पे भी फिर सत्ता न चली जाए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप किसान आंदोलन को आसानी से, ये जो बिल है, फार्म्स बिल है, उसे आप आसानी से समझ गए होंगे कि वाकई में ये बिल क्या है। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।